सिंधु घाटी सभ्यता में हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने सारे जो मेजर साइट थे वो सारे देख चुके थे, जिनमें से हम लोग वहाँ के सोशल स्टेटस के बारे में भी देख चुके थे और आज हम लोग इकोनॉमिक स्टेटस के बारे में देखेंगे। तो इकोनॉमिक स्टेटस में देखने से पहले हम समझेंगे कि जो सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था है उस समय कैसी थी, कैसे लोग उस समय जीवन यापन करते थे, क्या पैसा था उस समय, क्या मुद्रा का प्रचलन था, क्या ट्रेंड में कॉइन थी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उस समय किसी को कुछ भी पता नहीं था कि हम कैसे व्यापार करें। व्यापार का सिस्टम जो था वो सिर्फ केवल चेंज करना, जैसे हम आपको गेहूं दे दे और आपसे चावल ले दे, ये काफी दिनों तक हमारे प्रचलन में था, मगर वर्तमान समय में ये सब चीजें अब नहीं रह गई। तो सबसे पहले बात करें कि क्या मुद्रा का प्रचलन था, तो बिल्कुल नहीं था। क्या था? वस्तु विनिमय प्रणाली, एक्सचेंज सिस्टम था, अदला बदली करना। तो सबसे पहला पॉइंट हम बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था। मुद्रा का प्रचलन नहीं था। यदि आपसे विकल्प में पूछ लिया जाए क्या मुद्रा का प्रचलन था, तो आप बताएंगे नहीं था। तो सिंधु घाटी सभ्यता में मुद्रा का प्रचलन नहीं था, कॉइन्स का कोई ट्रेंड में नहीं थी। और क्या था तो वो वस्तु विनिमय प्रणाली, वस्तु विनिमय प्रणाली, एक्सचेंजमेंट सिस्टम था। एक्सचेंज करना था, एक्सचेंज सिस्टम था कि कोई वस्तु को लेकर हम आपको दे दे और आपसे ले ले। ये सिंधु घाटी सभ्यता के व्यापार का सिस्टम था। अब दोस्तों हम लोग बात करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय हमें एक जुताई का साक्ष्य मिलता है। किसका मिलता है? जुताई का साक्ष्य मिलता है, जुताई का एविडेंस मिलता है। अब इस जुताई के एविडेंस से हमें क्या कैसे पता करना है, तो ये हमें जो प्राप्त हुआ तो आपको पता होगा कहां से प्राप्त हुआ, कालीबंगा से। कहां से प्राप्त हुआ? कालीबंगा से। कालीबंगा से हमें जुते हुए खेत का साक्ष्य मिलता है और वो खेत की जो सिस्टम था वो इस तरह से टेढ़े मेढ़े तरीके से जुताई थी, ऐसे से। और एक साथ दो फसलों को एक साथ दो फसल होते, एक साथ दो फसल को बोया जाता था। ये कालीबंगा का ही हमारा प्रूफ है जहां से हमें जुताई का साक्ष्य प्राप्त होता है। फिर बात करते हैं हम लोग जुताई के साक्ष्य के बाद कि उस समय के जो एग्रीकल्चर टूल्स थे, औजार थे, जो कृषि संबंधित जो टूल्स मतलब औजार थे, तो औजार के जो टाइप्स थे वो कितने प्रकार के थे। तो आपको बता दें कि औजार के टाइप्स दो प्रकार के, एक तो पत्थर के औजार थे, स्टोन के टूल्स थे, और दूसरे जो थे वो कांसे के औजार थे, कांसे के औजार। एक चीज आपको मैं बताना चाहता हूं कि इस समय फसल तो ये प्रमाण मिलता है कि एक अन्नागार का नाम सुना होगा। एक बहुत बड़ी बिल्डिंग थी उस समय सिंधु घाटी सभ्यता के एक साइट जिसका नाम था मोहनजोदाड़ो। मोहनजोदाड़ो से हमें एक अन्नागार की एक बिल्डिंग मिली। वो अन्नागार में सिर्फ केवल अनाज भरा जाता था और उस परिस्थिति के लिए भरा जाता था जब समाज में
कोई ऐसी आपदा आ जाए जिससे समाज भूखों न मर सके, उस सिस्टम के लिए उन्होंने एक अन्नागार को तय करके रखा था, वहां अनाज भर लेते थे। वो अनाज कैसा होता था? अनाज का सिस्टम ये था कि अनाज को जितना उपज होता था, जब खाने पीने से बच जाता था हमारे पास, जो शेष रह जाता था, उस वही अनाज उसमें जो है कलेक्ट कर लेते थे और वो आपदाओं के लिए रहता था। परंतु इतना ज्यादा अन्न नहीं होता था, क्योंकि जो हमारे खेती का जो सिस्टम था, उस समय हमारे पास लोहे के कोई आवरण के प्रूफ नहीं थे, प्रूफ नहीं मिले। क्योंकि यदि आयरन होता है, जब लोहे के औजार होते हैं तो लोहा जमीन को फाड़ता है और जमीन के अंदर घुसता है, और जो मिट्टी की जो क्या कहते हैं कि उर्वरता होती है, जो फर्टिलाइज होती है हमारी सॉइल, वो तेजी में बढ़ोतरी होती है। कि जब हम मिट्टी को बार बार पढ़ते हैं तो उसमें जो उपज की मात्रा है वो हर बार बदलती है और अनाज अत्यधिक उत्पादन होता है। मगर ऐसा कुछ हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को नहीं मिलता। ये तो हमें तब मिलेगा जब हम पोस्ट वैदिक पीरियड पढ़ रहे होंगे। पोस्ट वैदिक पीरियड मतलब उत्तर वैदिक टेंस पढ़ रहे होंगे, तब ये हमें लोहे की खोज दुनिया में पहली बार उत्तर प्रदेश के अंतरजी खेड़ा से मिला था, ये पता है। यहीं से आपके सारे जो है धातुएं पूछी जा दे दी जाती है, 4 विकल्प में दे दिया गया और उन धातुओं में बताया गया है कि किस धातु का उपयोग इस समय नहीं होता था। तो आप साफ शब्दों में बताएंगे कि इस समय जो जिस धातु का प्रयोग नहीं होता था वो था लोहा। ये तो आप बिल्कुल क्लियर बता सकते, ठीक। तो उस समय पत्थर के औजार और ब्रोंज टूल्स के यूज किए जाते थे। इसके बाद आगे हम बात करेंगे, हमें सर्वाधिक कपास, मतलब इसका अर्थ क्या होता है, जो हमारे कॉटन है, कपास, कपास का साँच, कपास का कॉटन, एविडेंस ऑफ कॉटन, कपास का साँच जो है सर्वाधिक हमें सर्वाधिक जो उत्पादन होता था, जो प्रोड्यूस होता था, वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ही करते थे। सिंडोस बोलते थे उस समय, यूनानी लोग कपास को सिंडोस बोलते थे। सर्वाधिक उत्पादन सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, दुनिया में पहली बार कपास का उत्पादन किसने सीखा, वो है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने। समझ गए होंगे इस बात के लिए। यदि दुनिया में पहला साक्ष्य की बात करें, स्थान की बात करें, पहला एविडेंस की बात करें, अगर हम लोग एविडेंस की बात करें तो वो आपको कहां मिलेगा? पहला एविडेंस वो मेहरगढ़ में। कहां पर? मेहरगढ़ से हमें प्राप्त हुआ है। और ये मेहरगढ़ पाकिस्तान का एक प्रांत है, बलूचिस्तान प्रांत, जहां पर मेहरगढ़ पड़ता है। मेहरगढ़ में पहली बार हमें गेहूं के भी साक्ष्य मिले और मेहरगढ़ से हमें सबसे पहले कपास के भी साक्ष्य मिले। मतलब हम लोग कह सकते हैं कि एग्रीकल्चर के जो प्रमाण हमें मिले वो सबसे पहले मेहरगढ़ से। एक क्वेश्चन आपको ये भी मिल सकता है, आपसे क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है कि सबसे पहले कृषि के प्रमाण में कहां से मिले, तो आप बताएंगे मेहरगढ़ से हमें सबसे पहले। कहां से मिले? मेहरगढ़। तो कपास का जो साक्ष्य है, जो सर्वाधिक उत्पादन की दृष्टि से देखा जाए तो वो सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने किया था सर्वाधिक उत्पादन, और इन्होंने ही कपास के उत्पादन को जोड़ दिया था। ठीक, तो ये बात आप लोग पूरी तरीके से समझ गए होंगे। अब बात करेंगे हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता में जो हमें चावल के प्रमाण मिले। किसके? चावल। आप सुनते होंगे, देखो 9 फसलों के प्रमाण हमें मिले थे। 9 फसलों का प्रमाण है हमारे पास, ठीक है। 9 फसलों के प्रमाण में, प्रूफ में 9 हमें फसलों का प्रमाण मिलता है। अब इसमें चावल तो है ही, चावल के प्रमाण की तो बात हम लोग करेंगे ही करेंगे। चावल के बाद और भी प्रमाण है। पहला नंबर चावल हो गया,
दूसरा नंबर में क्या हो गया, गेहूं हो गया। तीसरे में जौ हो गया, करेले हो गया। और इसके बाद चौथा नंबर कपास हो गया, ये तो अभी हम बता चुके हैं। तरबूज हो गया, खरबूज हो गया, मटर हो गया, राई हो गया, और 9 नंबर में सरसों हो गया। कहा जाता है कि हमें यहां से दाल के प्रमाण नहीं मिले। क्या नहीं मिले? दाल के प्रमाण नहीं मिले। तो सही बात है, इसमें कई बार क्वेश्चन पेपर में आया है कि सिंधु घाटी सभ्यता से क्या हमें दाल के प्रमाण मिले हैं? जी नहीं, दाल के कोई प्रमाण हमको नहीं मिले। चावल, गेहूं, जौ, कपास, तरबूज, खरबूज, मटर, राई और सरसों, ये 9 प्रकार के टाइप्स थे फसलों के, क्रॉप के। ठीक है, और इस 9 प्रकार के फसलों में हम लोग बात करेंगे चावल के प्रमाण हमें कुछ स्थानों से मिले हैं जो पेपर में सर्वाधिक पूछे जाते हैं। तो उन चावल की ही केवल बात करेंगे। सबसे पहले चावल है, फिर गेहूं है, फिर जौ है, फिर कपास है, फिर तरबूज है, खरबूज है, मटर है, राई है और सरसों। इतनी बात आप लोग समझ गए। तो अब ओनली किसकी बात करें लोग? चावल की। कि चावल के जो प्रमाण है में वो 2 जगह से मिले हैं। ठीक है, और वो स्थान कौन से हैं चावल के? तो चावल के प्रमाण में हम 2 स्थान देख सकते हैं। पहला लोथल। लोथल की बात आप लोग करते ही हैं, जानते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का केवल एकमात्र ऐसा सिटी थी जहां पर एक अच्छा डेवलप बंदरगाह था, लोथल। लोथल एक ज्वारी बंदरगाह था, एक पतनम नगर भी कहा जाता था उस समय लोथल को। लोथल से हमें बहुत सारे प्रमाण ऐसे मिलते हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता में अन्य स्थलों से नहीं मिलते होंगे जीवन यापन के लिए। सारे समाज में उन चीजों का प्रयोग किस तरह से लोथल में होता था, वो बहुत बेहतर लोथल हमें बताता है कि समाज उस समय किस तरह से रहन सहन में अच्छे बदलाव थे, शहरी सभ्यता के रूप। बात करते हैं लोथल के बाद एक रंगपुर था। रंगपुर, ये दोनों स्थान लोथल और रंगपुर दोनों कहां स्थित है दोस्तों? गुजरात। ठीक है, हमें लोथल से भी प्रमाण मिले चावल के और रंगपुर से भी हमें किसके चावल के प्रमाण मिले। ये बात आप बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। ठीक, दूसरी बात करेंगे हम लोग चावल की खेती 2 स्थानों में होती थी। उन 2 स्थानों में कौन कौन से स्थान थे? जिसमें पहला गुजरात था और दूसरा राजस्थान। 2 राज्यों में सबसे ज्यादा चावल का उत्पादन होता था। यदि हम दुनिया की बात करें, दुनिया में, तो दुनिया में चावल का प्रमाण सबसे पहले कहां हुआ? कोल्डी हवा। अब कोल्डी हवा कहां है? कोल्डी हवा कहां भैया? इलाहाबाद में। आज क्या है इलाहाबाद? प्रयागराज। क्या है? प्रयागराज। तो चावल का यदि हम लोग प्रमाण की बात करें कि चावल का प्रमाण सर्वाधिक पहली बार कहां से हमें प्रूफ मिला, तो आप बताएंगे वो उत्तर प्रदेश के कोल्डी हवा बेलन घाटी नदी के आसपास स्थान से हमें प्रयागराज के पास पड़ता है कोल्डी हवा, वहां से हमें प्रमाण मिले। तो इस प्रकार हम लोगों ने चावल के प्रमाण की बात कर ली है। अब हम बात करेंगे कि जो व्यापार का जो सिस्टम था वो कैसा था, लोग व्यापार का रूप कैसा था, और व्यापार के रूप में बंदरगाह का इस्तेमाल लोग करते थे। तो देख लेते हैं व्यापार पर ट्रेड सिस्टम कैसा था उस समय का व्यापार। तो आपको पता होगा
ब्राह व्यापार था, हमारे यहाँ ब्राह व्यापार सिस्टम था। और ब्राह व्यापार जो होता था वो बंदरगांव पोर्ट के माध्यम से, बंदरगांव के माध्यम से। दूसरा, नाव का भी प्रचलन था, नाव का भी प्रचलन था। तो बंदरगाहों में अगर हम बात करें तो सबसे पहले कौन था? लोथल, लोथल, ये एक तो पतनन नगर था। दूसरी बात करें लोथल के बाद रंगपुर, ये भी एक बंदरगाह था। दूसरा सूतकांगोर, सूतकांगोर ये भी एक बंदरगाह था। समझ गए ना मेरी बात को? तो बंदरगाहों में यदि हम बात करें लोथल, रंगपुर, सूतकांगोर, ये सारे बंदरगाहों के माध्यम से हम लोग ब्राह व्यापार करते थे। और हमें जो लोथल है ना, इस लोथल से हमें क्या मिला? एक आपको पता होगा डॉकयार्ड मिला था, डॉकयार्ड, डॉकयार्ड मिला था। इस डॉकयार्ड को कहते हैं गोदीवाड़ा सांच, गोदीवाड़ा सांच मिला था। ये एक प्रकार का जहाज के रुकने का स्थान था। समझ रहे मेरी बात? और ये लोथल में इस तरह से बेहतर आपको देखने को मिलेगा। तो मतलब सामान उतरता था, सामान उतरते हुए और ऐसा बनाया जाता था स्थान कि सामान उतारने में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो, उसको आसानी से उतारा जा सके। मतलब चारों तरफ से पानी उसमें भरा रहता था, चारों तरफ से पक्की ईंटों से पूरा उसको सांचा तैयार करते थे। और सांचे में आकर के और उसको जगह, जब वो जहाज अंदर जाता था तो जहाज के लिए जगह होती थी, बहुत बड़ा बनाया जाता था, है ना। जैसे हम लोग एक बहुत बड़े तालाब का निर्माण कर दे, ठीक है, और उसको नदी से जोड़ दें, समुद्र से जोड़ दें, पानी उसमें परमानेंट आता रहे और जहाज जाकर वहीं खड़ा हो जाए, और चारों तरफ से ईंटों से उसका ढांचा तैयार कर दे। तो उस समय के लोग उस समय को ढांचा को तैयार करके उस तरह से पानी वहां पहुंचता था और आसानी से वहां शिप पहुंच जाता था, जिससे ये लोग नाव, जिससे आसानी से उतार लेते थे। नाव का प्रचलन था उस समय बंदरगाहों के माध्यम से। और नाव का प्रमाण एक हमें बर्तन में की छाप मिलती है, एक बर्तन में हमें मछुआरे का चित्र मिलता है, ठीक है, और हमें नाव का प्रमाण मिलता है। इसी पता चलता है उस समय के लोग नाव का प्रयोग करते थे और खान पियान में मछली को पकड़ना, मछली का शिकार करना, उस समय के ये मनोरंजन के साधन हुआ करते थे, ठीक है। तो इस प्रकार आप ब्राह व्यापार में, अब हम ब्राह व्यापार में और सारी चीजें देखेंगे। ब्राह व्यापार में ये किन किन देशों के साथ आयात और निर्यात होता था, ठीक है। व्यापार में आयात और निर्यात क्या चीजें किसको मिलती थी। अब सबसे पहले बात हम लोग करेंगे व्यापार में आयात और निर्यात। आयात का मतलब मालूम होगा आप लोगों को, आयात किसे कहते हैं और निर्यात किसे कहते हैं। आयात का मतलब होता है जब हम किसी दूसरी कंट्री से कोई चीज हमारे देश के अंदर आती है तो आयात होता है। निर्यात तब होता है कि जब हमारे देश से ज्यादा, मतलब उपज से ज्यादा हो जाए, हमारे खान पान से जो बच जाए उसको हम दूसरे कंट्री भेजते हैं, जिससे हम अपने जीवन यापन को चला सके, अपने देश को चला सके। ये निर्यात होती है कि जिस देश में जिस फसल की ज्यादा पैदावारी होती है वही फसल उसी दूसरे देश में नहीं होती, उस देश में चीजें भेजी जाती हैं, वो सारे निर्यात होते हैं और ये आयात होते हैं। अब आयातित वस्तुएं वहां से क्या क्या आती थी वो चीज हम देखते हैं और यहाँ से हम लोग क्या क्या निर्यात करते थे। अब आयात वस्तु में जैसे हम लोग कीमती पत्थर का प्रयोग करते थे, और कीमती पत्थर कहाँ से आता था उस समय? राजस्थान से, ठीक है, राजस्थान से और बलूचिस्तान प्रांत से। तो ये बलूचिस्तान प्रांत पाकिस्तान में पड़ता है, वहां से ये चीजें लाई जाती थी, राजस्थान से कीमती पत्थर लाए जाते थे। इसके बाद आपको बताएंगे कि और कौन कौन सी चीजें थी, ठीक है, और कौन कौन सी चीजें थी। इसके बाद चांदी की यदि हम बात करें, चांदी की बात करें, ठीक है, तो चांदी ये जो है कहाँ से हमें प्राप्त होती थी? तो ये अफगानिस्तान से, इससे अफगानिस्तान से चांदी को लाया जाता था। चांदी जो है आयातित वस्तु थी और उसे अफगानिस्तान और मेसोपोटामिया
मिस्र की एक सभ्यता है जो देश की दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता कहा जाता है, और एक प्रकार की वो अर्बन सभ्यता नहीं थी सिविलाइजेशन, वो एक ग्रामीणी सभ्यता रूरल सिविलाइजेशन थी, इसलिए शहरी सभ्यता के रूप में सिंधु घाटी सभ्यता को जानते हैं। मेसोपोटामिया से यह पता चलता है कि हमें बहुत सारी ऐसी मोहरें मिली जहां से हमें पता चलता है कि मेसोपोटामिया से, क्योंकि वो बेलनाकार मोहरें होती थी और बेलनाकार मोहरों का जो प्रचलन होता था वो मेसोपोटामिया में ही था। ये कई बार इंडिया में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो वो मेसोपोटामिया में आकर के यहाँ पर क्या कहते हैं, यहाँ हमें ये मोहरें मिली, तो पता चलता है कि मेसोपोटामिया से भी इनका कोई विशेष कर संबंध रहा होगा। अब यदि हम सोने की बात करें, सोना की बात करें, तो सोना भी हमारा अफगानिस्तान और ईरान से आता था, अफगानिस्तान और ईरान से आता था। ठीक है, अफगानिस्तान और ईरान से आता, तो चांदी अफगानिस्तान से, मेसोपोटामिया से और ये जो है सोना अफगानिस्तान और ईरान से। तो इस तरह हम बात कर सकते हैं आयातित तस्वीर में, चांदी सोने की बात कर ली, कीमती पत्थरों की बात कर ली। अब हम बात करेंगे शीशा। शीशा देखो, शीशा भी लाया जाता था, तो शीशा राजस्थान और ईरान से लाया जाता था, राजस्थान और ईरान से। कुछ देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध बहुत अच्छे थे, जैसे ईरान से, अफगानिस्तान से, बलूचिस्तान प्रांत से, मेसोपोटामिया से। कुछ ऐसे बाहरी देशों के साथ जो संबंध थे, जिनकी चीजें हमारे देश के अंदर मिली खुदाई के दौरान, तो हमें पता चला कि उस समय की सिंधु घाटी सभ्यता के लोग इन देशों के साथ ऐसे व्यापारिक संबंध रखते रहे होंगे। तो राजस्थान और ईरान। बात करें हम लोग तांबे की, तांबे आपको पता है राजस्थान की खेतड़ी में मिलता है, आज भी फेमस है राजस्थान का खेतड़ी, केवल खेतड़ी जाना जाता है और वो खेतड़ी है तांबे के रूप में। ठीक है, तो ये बिल्कुल आप लोगों को आयातित वस्तुएं पता हो चुकी होंगी। और इसके बाद हम लोग निर्यात वस्तुओं के बारे में बात करेंगे कि वो निर्यात वस्तुओं में कौन कौन रही है। एक तो निर्यात वस्तुओं में हम लोग अनाजों का निर्यात करते थे। किसका? अनाजों का निर्यात करते थे। ठीक है, अनाजों के निर्यात के बाद हम लोग तांबे का भी निर्यात किए हैं, राजस्थान द्वारा तांबे का निर्यात किए हैं। इसके बाद हम लोग बात करें, अनाजों का निर्यात हुआ, तांबे का निर्यात हुआ, हाथी दांत की बनी वस्तुएं, हाथी दांत की बनी सबसे ज्यादा तो इन्हीं वस्तुओं का निर्यात हुआ। यदि आपसे क्वेश्चन पूछता है कि सबसे ज्यादा सिंधु घाटी सभ्यता में जो निर्यातित वस्तुओं में थी वो कौन थी, वो हाथी दांत की बनी सीप वस्तुएं थी, सीप वस्तुएं थी। वो हमें कहां से मिला है? ये हाथी दांत की बनी जो सीप वस्तुएं हैं, ये हमें लोथल से प्रमाण मिला है। कहां से? लोथल से। और इस प्रकार हम बता सकते हैं कि सबसे ज्यादा जो निर्यातित वस्तुओं में है वो हाथी दांत की बनी सीप वस्तुएं हैं। ठीक है, बिल्कुल क्लियर हो रहा होगा आप सभी लोगों को। तो निर्यात वस्तुओं में हम ये चीज रख सकते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों, परिवहन के क्या साधन थे उस समय वो लोग परिवहन के लिए क्या क्या यूज करते थे। ठीक है, तो ये कैसे हमें पता चला वो चीज हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो पानी पी लेते हैं यार थोड़ा। परिवहन, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम क्या था, परिवहन के साधन क्या थे? देखो, परिवहन के जो साधन थे, एक तो सबसे पहले हमें बैलगाड़ी का प्रमाण मिला। बैलगाड़ी का प्रमाण मतलब आपको बता दे, ये भैंसे का प्रयोग करते थे लोग। एक गाड़ी बनाते थे, उसमें भैंसा को आगे लगा देते थे और बहुत मजबूत चीजें ले जाते थे बैलगाड़ी से। तो उस समय भैंसे का प्रयोग करके ये बैलगाड़ी का यूज करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग, हमें ये प्रमाण मिला है। इसके बाद हमें नाव का प्रमाण, मतलब परिवहन में नाव भी आ जाएगा, नाव का भी प्रमाण आपको मिला है। ठीक है, नाव का भी प्रमाण मिला है, ये बता सकते हैं आप लोग। इसके बाद हमें कांसे की इक्का गाड़ी मिली है, मोहनजोदड़ो से इक्का गाड़ी मिली है।
इक्का गाड़ी मिली है। इससे भी हमें पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग बैलगाड़ी का प्रमाण मिला, बैलगाड़ी का यूज करते रहे होंगे। एक नाव का प्रमाण मिला, इसका भी आप लोग समझ गए होंगे। एक कांसे की इक्का गाड़ी भी मिली, और कांसे की इक्का गाड़ी हमें कई जगह से मिली। एक तो चहुंदड़ो से मिली, हड़प्पा से मिली, ठीक है, हड़प्पा से और चहुंदड़ो से, दो जगह से हमें कांसे इक्का की गाड़ी मिली। और जो नाव का प्रमाण मिला वो हमें मोहनजोदाड़ो से मिला, मोहनजोदाड़ो से मिला, ठीक है, मोहनजोदाड़ो से मिला। और बैलगाड़ी का जो परिवहन का साधन है वो भी हमें कहां से मिला, मोहनजोदाड़ो से मिला, मोहनजोदाड़ो से मिला। ये बैलगाड़ी का प्रयोग इन जगहों पर ऐसे ऐसे होता था। तो आप समझ गए हैं, ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम समझ गए होंगे कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम में इस तरह के ये लोग यूज करते रहे होंगे। इसके बाद हम लोग बात करेंगे, बात किस चीज की करेंगे, सिर्फ क्या क्या बचा है आपका, सारी चीजें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग एग्रीकल्चर में, हाँ, अब हम लोग पशुपालन मतलब पशुओं के हस्बेंड्री के बारे में पता करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो एक पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिए वनडे एग्जाम के लिए कि सिंधु घाटी सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता कृषि पर आधारित थी, कृषि पर आधारित थी, पशुपालन में नहीं। ये एग्रीकल्चर बेस्ड था, समाज आधारित थी। ये कई बार क्वेश्चन देखिए, ये यूपी पीसीएस ने भी 2019 में क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग याद कर रहे हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता एग्रीकल्चर पर आधारित थी। अब हम यदि पशुओं की बात करें तो उन पशुओं में जैसे हमें घोड़े के भी अस्थि पंजर मिले, घोड़े के भी अस्थि पंजर मिले। और घोड़े के जो अस्थि पंजर मिले वो कहां से मिले, सुतकोड्डा से मिले। कहां से मिले, सुतकोड्डा से मिले, सुतकोड्डा से मिले। कहां से मिले, कहां से मिले दोस्तों, सुतकोड्डा से मिले, है ना। तो जो घोड़े के अस्थि पंजर है वो हमें स्थान बता रहा है कि सुतकोड्डा से हमें घोड़े के अस्थि पंजर मिले। तो उस समय का जो घोड़े का सांच था ये हमें पूरा प्रमाण मिलता है कि उस समय के घोड़े के सांच में ये है। फिर हमें गैंडा का भी मिलता है, बंदर का भी मिलता है, बंदर का भी प्रमाण मिलता है, ठीक है। इसके बाद हमें भैंसे का प्रमाण मिलता है, भैंसे का प्रमाण मिलता है। इसके बाद हमें भालू का प्रमाण मिलता है। भालू के बाद हमें जो है कुछ जंगली जानवरों का प्रमाण मिलता है, जंगली जानवरों का प्रमाण मिलता है, ठीक है। परंतु यदि आपसे क्वेश्चन पूछा गया है क्योंकि पेपर में कि ये बताइए कि शेर का क्या प्रमाण इस सभ्यता में मिला है, नहीं, आप लिख सकते हैं कि शेर का प्रमाण हमें नहीं मिला, शेर का प्रमाण हमें नहीं मिला। तो शेर का प्रमाण इस सभ्यता में कोई जिक्र नहीं है। ये कई बार क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि शेर का प्रमाण इस सभ्यता की देन नहीं है, ठीक है। तो इस प्रकार ये पशुपालन में आप ये पॉइंट अगर यदि आप परीक्षा के दृष्टि से याद रखें बस बहुत है। और एक ये पॉइंट कि शेर का प्रमाण नहीं मिला, ये आपको पशुपालन की प्रक्रिया को दर्शाता है, ये पशुपालन के दृष्टि को दर्शाता है कि पशुपालन हस्बेंड्री सिस्टम क्या था, उसमें कौन कौन से पशुओं के लोग पालते थे, ठीक है। आपको पता होगा एक पशु और आपने देखा होगा, उस पशु का नाम है कुबड़ वाला सांड। कुबड़ वाला जो सांड था, आपको बता ये लोग जो है इसे धार्मिक पशु मानते थे उस समय के, ठीक है। इसलिए कहा जाता है कि उस समय का सिंधु घाटी सभ्यता में किस पशु के लोग पूजा करते थे, जो सर्वाधिक मानते थे। इसका मतलब हमने तब समझा जब हमें एक मुहर से प्रमाण मिला कि कुबड़ वाले सांड का हर जगह प्रचलन है, हर जगह उसका हमें चित्र मिल रहा है, प्रमाण मिल रहा है। तो अंदाजा हम लोगों ने लगाया कि कोई व्यक्ति एक ऐसा होगा बहुत प्रमुख रहा होगा पशुओं में, और वो पशुओं में प्रमुख कुबड़ वाला सांड केवल पूजा के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। तो उन्होंने पता लगाया कि नहीं, कुबड़ वाला जो सांड है वो उसकी पूजा सिंधु घाटी सभ्यता के लोग अपने धार्मिक प्रवृत्ति के लिए करते रहे। तो ये चीज इस तरह से उस समय था। तो आप लोग पूरी तरीके से सिंधु घाटी सभ्यता की जो अर्थव्यवस्था थी उसमें सारे पॉइंट्स जो थे वो हमने बिल्कुल क्लियर कराया, और आपसे गलती नहीं होगी यदि आप पूरे सही से सारी चीजों को समझने की कोशिश की हो, ठीक है। तो आज हम लोग अपने क्लास को यहीं पर एंड करते हैं।
यदि सेशन आप सभी लोगों को अच्छा लगा हो तो एक बार लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।